गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेटा आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण आपका जो है निकुंज उसका सेकंड नंबर चैप्टर वर्ण विचार इसको समझाने जा रही हूँ। वर्ण विचार में सबसे पहले बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। यानी जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि माने आवाज़ें निकलती हैं वही आवाज़ अक्षर कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी वर्ण जो है वो भाषा में सबसे छोटी इकाई होना मीन सबसे छोटा होना, यानी उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते और हिस्से नहीं किए जा सकते। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी मैंने अभी बताया उसको कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्गों की कुल संख्या 44 है। यानी हर एक भाषा को, जब मैंने आपको लिपि बताई थी तब समझाया था कि हर भाषा में उनके लिए अपने अलग अलग वर्ण होते हैं। तो हिंदी भाषा में 44 वर्ण हैं जिनसे कि देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। ठीक है। वर्णमाला हेडिंग अब वर्गों की माला यानी वर्णमाला, यानी आपको एक क्रम में, वर्णमाला का मतलब होगा एक क्रम में वर्णों को लगाना। वर्गों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है। यानी कि स्वर की संख्या जो 11 है और व्यंजनों की 33 है। अब है वर्ण के भेद। तो वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जिन वर्णों को बोलने में हमें दूसरे वर्ण का सहारा न लेना पड़े तो वो स्वर होते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपको ऊपर स्वर दिए हैं, नीचे इनकी मात्राएं भी दी हुई हैं। इनके लिए हमें किसी और की सहायता नहीं लेनी होती जब हम इनको बोलते हैं। उच्चारण करना मीन्स बोलना, लेकिन व्यंजन इसका ठीक उल्टा है ना। तो ये हो गए स्वर। स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर नाम से ही है, ह्रस्व माने छोटा। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। यानी कि ये 4 ही हैं स्वर ह्रस्व वाले, छोटे वाले, और इनके लिए बोलते हुए बहुत कम समय लगता है। जैसे अ हो गया ना, ई, उ। फिर है दीर्घ। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है और ये 7 है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो यानी ये जो दीर्घ स्वर हैं ये बड़े हैं और इनको बोलते हुए भी हमें 2 गुने समय का टाइम लग जाता है। जैसे आ, ई, ऊ। तो इनको उच्चारण जब हम कर रहे हैं, इनको जब हम बोल रहे हैं तो हमें समय ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए इनका नाम भी दीर्घ रखा है। दीर्घ माने बड़े। हम बोलते भी ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, यानी बोलते हुए ज़्यादा समय। और छोटे वाले में छोटा छोटी ई, यानी उनको कम समय लगा। फिर है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है। तिगुना माने 3 गुना। और जैसे ओम, ये एक ही स्वर है और संस्कृत में इस्तेमाल होता है। ओम जब हम बोलेंगे तो बहुत लंबा खींच के बोलना होता है इसको। ठीक है। नेक्स्ट है अनुस्वार। ये अंग आपको दिखाई दे रहा है, लिखा भी है, आपने पढ़ी भी है वर्णमाला में अंग खाली, और ऊपर ब्रैकेट में भी ऊपर लगाई हुई है कि हम इसको सिर्फ अंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वर्ण भी स्वरों के बाद ही यानी अंग जो है, अंग वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। ये वर्ण नहीं है, ये स्वर नहीं है, लेकिन ये आता उसी श्रेणी में, आप पढ़ते हैं लेकिन स्वरों में इनकी गिनती नहीं होती है। ठीक है। तो इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर अंग बिंदी के रूप में इसे लगाया जाता है। जैसे रंग, जंगल, संग, तिरंगा। अब आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि जिस वर्ण के बाद में अंग आ रहा है तो उसी वर्ण के ऊपर, यानी जिसके बाद आया ना, तो उसी वर्ण के ऊपर ही ये डॉट
ये बिंदु लग जाता है। जैसे र पहले आया, फिर अंग निकल रहा है, रंग तो र के ऊपर, जंग तो ज के ऊपर, ठीक है। अब है अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, आंगन। यानी कि इसको जब हमने अनुस्वार पढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ हमारी नाक से आवाज़ आई थी अंग करके, ठीक है। लेकिन जब अनुनासिक है उसमें हमारे नाक और गले दोनों से आवाज़ें निकलती करके। आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं बोल करके इसको। तो जैसे चांद, आंगन, यानी इसमें नाक से भी आ रही है आवाज़ और गले से भी आ रही है। तो इसका चिन्ह जो है चंद्र बिंदु की तरह से प्रयोग में लिया जाता है, चंद्र बिंदु की तरह ही इसका प्रयोग होता है। अब है अयोगवाह। हिंदी व्याकरण में अनुस्वार अंग एवं विसर्ग अह को अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। यानी कि आपके जो अंग और अह, क्योंकि न तो ये स्वर है ना ही ये व्यंजन है, इसलिए इनको एक अलग ही नाम दिया गया है अयोगवाह। ये अयोगवाह के नाम से जाने जाते हैं अंग और अह, ठीक है। अब है व्यंजन के भेद। व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। जिन व्यंजन वर्णों को या जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। मैंने अभी आपको स्वर के साथ बताया था कि व्यंजन ठीक स्वर का उल्टा होता है। स्वर में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती और व्यंजन में हमेशा ही स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के बगैर वो व्यंजन वर्ण बोला ही नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आपको व्यंजन वर्ण दिए हुए हैं और उनके वर्ग बना दिए, यानी क से लेके अंग तक क वर्ग, च से लेके य तक च वर्ग, ट से लेके ण तक, और फिर उसमें 2 और जोड़े हैं ड़ और ण, ये ट वर्ग, त से लेकर न तक त वर्ग, प से लेकर म तक प वर्ग, और य र ल व ये अंतहस्थ कहलाते हैं, और श श स ह ये ऊष्म कहलाते हैं। यानी आपके व्यंजन जो वर्ण है वो 25 हैं और उसके बगैर ये नीचे जो दिए गए हैं अंतस्थ और ऊष्म ये अलग से हैं 4-4, ठीक है। तो अब आपको समझ आया कि क ख ग घ ये क ख ग घ अंग ये आएगा किसमें, न कहते हैं इसको, न बिल्कुल नाक से और इसे गले से आवाज निकलती है। क वर्ग में च छ ज झ य, च वर्ग में ट ठ ड ढ ण, और ण भी ट वर्ग में, ये 2 अलग लिए गए हैं रूप। फिर त थ द ध न ये त वर्ग के अंतर्गत, यानी इनका पहला अक्षर जो है इन वर्गों का उसी के नाम से इस वर्ग को जाना जाता है, ताकि आप इनको क्रम में आसानी से लगा सकें और इन क्रमों को अच्छे से लर्न भी कर सकें। एक साथ तो पूरी वर्णमाला याद नहीं होगी, तो इनको क्या किया है, वर्गों में बांट दिया गया है। फिर अंतःस्थ और ऊष्म जो है वो अलग से हैं। अब है व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म में एक ही मात्रा नहीं है, सिर्फ ऊष्म है, ठीक है, एक ही मात्रा नहीं लिखेंगे आप। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, 25, मैंने अभी बताया था ना 25 होते हैं ये, यानी क से लेकर के, अभी आपने देखा क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, ठीक है ना। तो इसके बाद में अंतःस्थ अभी आपने देखे, और फिर ऊष्म, 4-4 होते हैं। अब है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु माने हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और या होठों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 25 व्यंजन हैं। माने कि ये सारे व्यंजन जो है क से लेकर म तक, ये कंठ से इनको बोलते समय हमारी जो हवा निकलती है और जीभ हमारी कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठ इन सबको छूती है। जैसे क वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ है, ठीक है, और त वर्ग का उच्चारण स्थल दांत है। ये ते नहीं है, त है, इस पे से भी एक ही मात्रा आप हटा देंगे, ये नहीं लगाएंगे। त वर्ग का उच्चारण स्थल दांत है, ठीक है, और स्थल माने स्थान। फिर है अंतःस्थ व्यंजन, अंत, फिर मध्य या बीच, स्थ माने स्थित, यानी या तो अंत में स्थित या तो बीच में स्थित।
इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है, यानी स्वर और व्यंजन दोनों के बीच का रहता है और उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह में जीभ जो है वो किसी भी भाग को छूती नहीं है। ये कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। इसमें भी वे कर दिया है, वे नहीं है, व है। ठीक है। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म माने गर्म, ऊष्म माने होता है ऊष्मा गर्मी। ठीक है, तो ऊष्म माने गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी गर्मी पैदा करती है जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं। यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये चार हैं, श, श, स, ह। इनको बोलते हुए हमारा मुंह जो, जब हम इनका प्रोनाउंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हवा रगड़ खाकर निकल रही है और वो गर्मी जैसी पैदा कर रही है। बोलते हुए माने गर्म हवा निकल रही है हमारे मुंह से, इसलिए इनको ऊष्म इनका नाम रख दिया गया है। अब है स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। मैंने अभी आपको स्वर में बताई थी, ऊपर स्वर लिखे हुए थे अ आ इ ई और नीचे उनकी मात्राएं लगी हुई थी, तो वही हैं ये मात्राएं। अस्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से जुड़ते हैं, यानी व्यंजन वर्ण के ऊपर या तो नीचे या तो आगे या तो पीछे कहीं भी वो मात्राओं के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे कि वो शब्द पूरा बनता है। यानी शब्द का निर्माण तभी होता है जब मात्राएं लगती हैं। हम स्वर तो वैसे के वैसे ही नहीं लगा सकते हैं, हर जगह पे तो आ ई यू नहीं लिखेंगे, वहाँ पर तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम मात्राओं का प्रयोग करते हैं। अब है विसर्ग। इस ध्वनि को चिन्ह माने दो डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, बिंदु, ये इसका मेन पहचान यही है। नाम इसका विसर्ग है, लेकिन लगाते हम ये दो बिंदु हैं, डॉट है। इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। आपने संस्कृत में भी सीखा है विसर्ग को। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों यानी संस्कृत से आए में ही किया जाता है, यानी संस्कृत शब्दों में जो आते हैं उन्हीं में किया जाता है। जैसे अतः, प्रातः, अंततः। हिंदी में आपको कुछ ही शब्द है ना यही, उनमें आपको पीछे ये विसर्ग लगते हैं, तो ये हिंदी संस्कृत से आए हुए हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अब है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि, आगत नाम से ही पता चल रहा है यानी आई हुई, तो अ यानी अर्धचंद्र, आधा चांद। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है। यानी ये जो आधा चांद है, ये अंग्रेजी शब्द जब हम हिंदी में लिखते हैं, जैसे ज्यों के त्यों लिए गए हैं, कुछ शब्द हैं जो अंग्रेजी के लिए गए हैं, इसीलिए इसको लिखते समय अ लगाना पड़ता है, तो उसके लिए सिर्फ आधा चांद लिया गया है। जैसे डॉक्टर, कॉफ़ी, टॉफ़ी, बॉल, यानी सब में अ निकल रहा है, तो ये अ को चिन्हित करने के लिए ये चंद्र लिया गया है। अब है संयुक्त वर्ण। वर्गों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। यानी कि जब हम वर्गों का मेल कर देते हैं तो वो वर्ण संयोग कहलाता है। इन वर्षों नहीं है बेटा, यहाँ पर वर्णों है। इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्गों का भी प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। यानी कि ये चार वर्ण हैं जो संयुक्त वर्ण होते हैं। ये क्या होते हैं? ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, व्यंजन वर्णों से। जैसे सबसे पहला है क्ष, तो ये किस किस से बना है? क, हलंत और श, इसको मिला करके ये क्ष बना है। ठीक है। फिर त्र तो त और र, श्र है तो श और र, फिर ज्ञ है तो ज और ये अ नहीं है, ज और य, जो आपने पहले पढ़ा था च छ ज झ य, वो वाला य यहाँ पर आना चाहिए, ये गलत है, अ नहीं है। ठीक है, तो ज प्लस य उसको मिला करके ज्ञ शब्द बना है। ठीक है।